सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। चाइनीज सामान बेचने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। विश्व हिंदू सेना गलवान बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विश्व हिंदू सेना अब चाइना के खिलाफ मुखर गई है। विश्व हिंदू सेना ने रोष जताते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसका उद्देश्य चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। वाराणसी शहर के बाजारों में चस्पा किए गए पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि चाइना आयातित सामानों की बिक्री तत्काल बंद की जाए, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक से संपर्क करने पर बताया कि चाइना ने विभिन्न मुद्दों पर विश्व स्तर पर भारत का विरोध किया है, चाहे वो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने का मामला रहा हो या फिर भारत के खिलाफ ISI को सपोर्ट करने का मामला हो। चाइना ने UN में अस्थायी सदस्यता के मामले में भारत का विरोध किया है। चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट कर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। चाइना ने छल से 1962 में धोखे से हमला किया, 1967 में हमला किया और मुंह की खाई। चाहे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का मामला हो या डोकलाम का, हिमाचल प्रदेश हो या हिमालय, चाइना सिर्फ भारत को ही डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि चाइना हांगकांग, ताइवान और तिब्बत में वर्षों से नागरिकों पर अत्याचार करके यह साबित कर दिया है कि चाइना सिर्फ हिंदुस्तान का विरोधी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का दुश्मन है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसी महामारी को पूरे विश्व में फैलाकर लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों की जान अभी भी फंसी हुई है। ऐसे मानवता विरोधी राष्ट्र का व्यवहारिक अव्यवहारिक विरोध होना चाहिए और भारत को चाइना पर हमला करके जितनी भी जमीन चाइना ने कब्जा किया है उसे वापस लेना चाहिए। जब तक भारत चाइना से एक एक इंच जमीन का हिसाब नहीं कर लेता, तब तक चाइना और उसके सामानों का बहिष्कार करना ही होगा। हमें सेना ने शौर्य पर भरोसा है। भारत देश के सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि चाइना के सामानों का बहिष्कार करके वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। इसलिए यह पोस्टर जारी कर व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि धन के लालच में आकर राष्ट्र हित की भावनाओं से खिलवाड़ न करे। चाइना कई दशकों से हमारे साथ निरंतर धूर्त हरकतें करता आ रहा है। 1962 में धोखे से उन लोगों ने हमला किया और धोखे से हमारे बहुत से जमीनों को कब्जा कर लिया। 1967 में तो आए, उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा। कभी डोकलाम में, अभी ताज़ा घटना, हमारे 20 जवानों को धोखे से इन लोगों ने निहत्थे जवानों को मार दिया। हमारे एक कर्नल को भी बिहार रेजिमेंट को शहीद किया। इतना ही नहीं, कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इससे पीड़ित होकर अस्पतालों में भटक रहे हैं। पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। इतना बड़ा हरकत करने के बाद एक तरफ ये कोरोना के माध्यम से विष फैला के करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में मारने का षड्यंत्र करके विश्व की सर्वोच्च पावर बनने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये हमारे सीमाओं को आज़ादी के बाद से निरंतर जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश को डिस्टर्ब करके, कभी हमारे सीमा में घुस जाएंगे। 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ये निरंतर करते आ रहे हैं और ये ताज़ा जो हमला हुआ है इससे पूरा देश आक्रोशित है। हमारे 20 जवान निहत्थे जवानों के ऊपर, जिनका कोई अपराध नहीं था, उनके ऊपर इन लोगों ने भारी संख्या में हमला करके राड डंडा लाठियों से प्रहार करके और उनको निर्ममता से मारा है
और इसका बदला हिंदुस्तान की सेना इनसे लेने में सक्षम है, वो तो लेगी ही, लेकिन पूरे देश में जो इनका चाइनीज सामान है वो बिक रहा है, इससे इनको बहुत लाभ होता था। इन सामानों को विश्व हिंदू सेना यहाँ बिकने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने चेतावनी जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो चंद सिक्कों के लालच में अपने देश के जवानों की शहादत को न भुलाएं, तत्काल उन सामग्रियों को अपने यहाँ से हटा दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। और मैं बता देता हूँ, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कि वो अब ये समझ लें कि ये नेहरू का देश नहीं है, ये उनका शासन नहीं है, ये आधुनिक भारत है, 2020 का भारत है। और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति भी हमारे बहुत मजबूत हैं और हमारे रक्षा मंत्री भी बहुत मजबूत हैं और हमारे विदेश मंत्री भी बहुत मजबूत हैं। और इस समय हमारा 1 इंच जमीन लेना तो छोड़ दो, तुमने जो हमारे 20 जवानों को शहीद किया है इसका भी हिसाब होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम पूरे देशवासियों को विश्वास है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बदला लेंगे, हमारी देश की सेना बदला लेगी, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना ये हम देशवासियों का कर्तव्य है। इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। आधी रात सड़क और दिशाहीन बचपन, बच्चे, रात और सपने, इन तीनों का आपस में गजब का तालमेल है। हमारे आपके घरों में रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे रातों को लोरियां सुनकर ही सोते हैं। सपनों में उनकी परियां होती हैं और माँ बाप का साया उनके सिर पर हमेशा होता है। लेकिन क्या सारे बच्चों की आंखों में नींद है? शायद नहीं। हम आपको बता दें कि बीते दिनों एक ऐसा ही बचपन आधी रात में भूखा प्यासा उन सुनसान सड़कों पर घूमते हुए दिखा। दिशाहीन अनजान रास्ते, बेरहम दुनिया और उसके बीच असुरक्षित बचपन देख, ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये नन्ही मुन्नी बच्चियां हाथों में आने वाली कल की तस्वीर है। आधी रात सड़कों पर घूमती मासूम बच्चियां और अंधेरी सड़क आखिर इन्हें किधर ले जाएगी? यदि बच गईं तो किस्मत, वरना इस दुनिया में हैवान तो बहुत मौजूद है। ये खेलता बचपन यदि उसका शिकार बन गया तो असमय ये खिलती उम्मीदें यहीं दफन हो जाएंगी। बीते कुछ दिन पूर्व में वाराणसी चेतगंज थाना क्षेत्र इलाके के चौकाघाट पुल पर हमने देखा कि 2 मासूम बच्चियां आपस में खेल रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमने गौर किया कि कुछ लोग शराब के नशे में बच्चियों के आसपास आकर खड़े हो गए। फिर समाज में जिस तरह की खबरें आती हैं, आपने तो सुना ही होगा। उसके बाद कुछ अनहोनी होने की आशंका से मैंने तत्काल शहर के तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के नंबर पर कॉल करके उन्हें सूचित किया। साथ ही उन्हें अपना आंखों देखा हाल भी बताया। मेरी बातों को
गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने तत्काल अपने मातहतों को आदेश दिया। फिर मेरी फोन पर लगातार नदेसर चौकी प्रभारी, चौकाघाट चौकी प्रभारी और तेलियाबाग चौकी प्रभारी से बातचीत हुई। तेलियाबाग चौकी प्रभारी आदित्य कुमार ने उसका हल निकाला और बच्चियों को चेतगंज थाने ले जाने के बाद चाइल्डलाइन संस्था को बुलवाकर कागजी कार्रवाई के साथ उन्हें सौंप दिया। चाइल्डलाइन में जब हमारी मुद्दालाइन की टीम पहुंची तो चाइल्डलाइन के लोग बताते हैं कि इन बच्चियों को बाल कल्याण समिति संस्था की कागजी कोरम पूरा करके सौंपा जाएगा। हालांकि चाइल्डलाइन को 24 घंटे से ऊपर बच्चियों को रखने की इजाजत नहीं है। वहीं बाल कल्याण समिति ने बच्चियों को लेने से इनकार करते हुए ये जवाब दे दिया कि अभी कुछ दिनों बच्चियों को अपने पास चाइल्डलाइन में ही रखना होगा। फिलहाल अभी तक इन बच्चियों के माता पिता ने इस मामले की सूचना शहर के किसी भी थाने में नहीं दी है। बच्चियों से बात करने पर पता चला कि ये मासूम अपने माँ के पास जाने को तैयार नहीं है और ना ही अपने माँ को ढूंढ रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन मासूम बच्चियों के भविष्य को आखिर कौन सुधारेगा। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम आज़ाद कुमार गौतम है। मैं चाइल्डलाइन वाराणसी में टीम मेंबर पद पे कार्यरत हूँ। अजय जी, ये 2 बच्चियां रात से मिली हैं आपको, कैसे सूचना मिला और कैसे ये बच्चियां मिली और ये बच्चियां को किस तरीके से देख रेख में रखा गया है और कितने देर तक रखा जाएगा और किसको किसको सौंपेंगे इसके बाद? देखिए, हमारा टोल फ्री नंबर चाइल्डलाइन का 1098 है। उस नंबर पे कंप्लेंट्स आते हैं। कल रात को 12:15 पे थाना चेतगंज से हमारे यहाँ सूचना दर्ज कराया गया कि उनके थाना क्षेत्र में 2 बच्चियां मिली हुई हैं जो भटकती हुई पाई गई हैं, आप आकर ले जाइए। सूचना के आधार पर हमारी चाइल्डलाइन टीम तत्काल थाना चेतगंज गई और कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद बच्चियों को चाइल्डलाइन कार्यालय लाया गया। बच्चियों से पूछताछ किया गया लेकिन बच्चियां अपना स्पष्ट पता नहीं बता पा रही हैं, तो इसलिए सुबह बच्चियों द्वारा जो भी पता बताया गया, ताजीपुर, काजीपुर, कुछ स्पष्ट नहीं है। उस आधार पर बच्चियों का फ़ोटोग्राफ लेकर के हमारे टीम के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के फॉलोअप किए। जैसे जिस क्षेत्र से बालिका मिली है, तेलियाबाग क्षेत्र हो गया, लल्लापुरा हो गया, चेतगंज हो गया, अलईपुर स्टेशन हो गया, आदमपुर हो गया, ताजीपुर हो गया, काजीपुर हो गया, कई एरियाओं में जो है भ्रमण करके फ़ोटो दिखाए। कहीं पे भी बच्चों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। फिलहाल अभी बच्चियों को संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनके द्वारा इन बच्चियों को किस संस्था में रखा जाता है वो जैसा आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। अच्छा, ये अगर बच्चे के परिजन अगर मिल जाते हैं तो उसका क्या उनकी कार्रवाई किस तरीके से उनको सौंपा जाएगा? देखिए, अगर बच्चियों के परिजन आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा कि बच्चे उनके हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड में अगर इनका नाम है तो वो हो गया। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो अपने एरिया के जो भी पार्षद हैं, प्रधान हैं, उनसे प्रमाणित करा के लाते हैं कि हम इन बच्चों के पिता हैं। वो प्रमाणित करके देते हैं। फिर उन सारे पेपर के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है। और समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग जब पूछताछ करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ यही बच्चे के परिजन है, तब उनके आदेश से बच्चों को जो है परिजन के वृक्षा में सुपुर्द किया जाता है। तो क्या पुलिस का रोल यहाँ से ख़त्म हो गया? पुलिस का रोल, देखिए, पुलिस हमें बच्चा जब हैंडओवर करती है तो पुलिस के यहाँ जीडी एंट्री होता है और फॉलोअप के दौरान हम लोग पुलिस का सहयोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा सारनाथ का है तो हम सारनाथ जाएं, इससे अच्छा है कि हम सारनाथ थाने से ही सहयोग ले लेते हैं और वो लोग जो है पता करके बता देते। तो इस प्रकार पुलिस का भी लगातार सहयोग रहता है बच्चों के। जी बिल्कुल, पुलिस बहुत सहयोग करती है, तभी ये कार्य हम लोग सफलतापूर्वक कर पाते हैं। कितना क्या उन माँ बाप के संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चे बिछड़ जा रहे हैं, मानव तस्करी के शिकार हो जा रहे हैं, तमाम जो बच्चों के साथ ऐसी घटना हो जा रही है, ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा हर परिवार वालों को, किसी का भी बच्चा अगर खो जाता है तो तत्काल उन्हें अपने संबंधित थाना पे, चौकी पे इसकी सूचना देनी चाहिए। क्योंकि बच्चा कहीं भी किसी को भी लावारिस हालत में मिलता है तो हर आदमी जो है अपने संबंधित थाना या पुलिस चौकी पर ले जाकर बच्चों को हैंडओवर कर देता है। फिर वहाँ से बच्चे हमारे पास चाइल्डलाइन आते हैं।
लेकिन अगर परिवार वाले जा कर के पुलिस को सूचना दे दें तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चे के परिवार वालों को बच्चों को हैंडओवर किया जा सकता है। अभी इन बच्चों का देख लीजिए, कल रात से बच्चे हमारे पास हैं। मुझे ये मालूम है कि बनारस के सभी थानों चौकी में वायरलेस कर दिया गया है कि कोई बच्चा यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं। लेकिन अगर इनके घर वाले किसी थाने चौकी पर गए होते तो आज वो बच्चा उनके पास होता। तो अभी तक बच्चा वो पुलिस के कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जैसे ही हेरा जाते हैं, खो जाते हैं या किसी भी कारण से परिवार से बिछड़ जाते हैं, तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया मजाक। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज बड़े उत्साह के साथ अपने नेता राहुल गांधी का 50वां बर्थडे मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी के बर्थडे मनाने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में कोरोना महामारी के खतरे को भी भूल गए। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी लगातार मौजूदा केंद्र सरकार को घेरने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, तो वहीं कोरोना महामारी को भूल कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों के चेहरे पर मास्क पहनाते नजर आए। शायद अति उत्साह में कांग्रेसी कार्यकर्ता यह भूल गए कि कोरोना के संकट से सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। अपना नाम पहले बताएं। मैं प्रमोद वर्मा। प्रमोद जी, कहाँ पे कार्यक्रम करे की क्या मामला है? आज राहुल गांधी जी का 50वां जन्मदिन है। आज हम लोग ने आम गरीबों के बीच में मास्क बांटकर उनको कोरोना से बचाने के लिए अभियान चलाया है। जब कोरोना से वो बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश के लिए काम कर पाएंगे। कितने लोग को मास्क बांटा? करीब हम लोग समझते हैं कम 150 लोगों को मास्क बांटे और अब काम जारी रहेगा। वाराणसी में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। एक हाथी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पिछले 10 महीनों से उस हाथी के रिहाई का इंतजार हो रहा है। इस वक्त हत्या का आरोपी हाथी मिट्ठू वाराणसी वन विभाग की कस्टडी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामनगर वन जीव संरक्षण में एक हाथी पिछले 10 महीनों से अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हुई घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद हाथी और महावत के ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने में चंदौली के बबुरी मेले में इस हाथी ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया था, जिसके लिए हाथी सहित महावत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। यह हाथी पालतू था, लेकिन हाथी के मालिकों पर आरोप है कि वे अवैध तरीके से उसे पाल रहे थे। व्यक्ति की मौत के बाद वन विभाग ने हाथी को सीज कर लिया था। पिछले 10 महीने से सजा काट रहे हाथी मिट्ठू को सीजीएम कोर्ट के आदेश के बाद अब दुधवा नेशनल पार्क छोड़ा जाएगा। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारी काफी खुश हैं, क्योंकि हाथी वहां पर आजाद रहेगा। क्या नाम है? रिंकू सोन का नाम है मेरा। रिंकू जी, क्या घटना हुई थी हाथी के साथ और क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? ये हम लोग रामलीला में आए थे रामनगर। रामलीला ख़त्म होने के बाद हम लोग उधर जा रहे थे बबुरी तरफ, तो वहाँ एक आदमी के साथ छेड़खानी किया, तो उसको वहीं जगह पटक के मार दिया जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विभाग वाले पुलिस वाले वहाँ अपना जो भी कार्यक्रम किए, उसके बाद मेरे पिताजी को 2-3 दिन के बाद जेल भेज दिए चौका घाट। 1 महीना वहाँ बंद थे, फिर उनका जमानत चंदौली कोर्ट से करवाएं, उसके बाद जमानत हुआ। अभी हाथी पे चल रहा है जी। हाथी पर भी मुकदमा दर्ज? जी, हाथी पे चल रहा है। क्या कौन कौन सा धारा लगा था? अब ये तो नहीं पता है हमको कौन सा धारा लगा है, केस चल रहा है, सीज कर दिए हैं। तो हाथी और आपके पिता पर दोनों पे दर्ज? जी, मालिक के ऊपर भी हुआ था। अच्छा जी। कितने दिन वो सजा काटे? 1 महीना। 1 महीना जमानत हो गया? हाँ। अब उसके बाद अभी हाथी का चल रहा है। हाथी का केस चल रहा है जी। तो हाथी को कौन छोड़ाएगा? अब हाथी को देखो हाई कोर्ट से चल रहा है। कौन लड़ रहा है इसकी? मालिक है, हाथी के मालिक। तो इसके हाथी के मालिक कौन है? ये जौनपुर के हैं, प्रेम कुमार तिवारी। अच्छा जी। वो मुकदमा लड़ रहे हैं? जी। किस जगह से? बता दो ना, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट। जी। तो क्या हुआ, हाथी छूट जाएगा लग रहा है? देखो अब
अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो हाथी आप लोग को दिए थे रखने के लिए? जी हम ही लोग उसको देखभाल कर रहे थे। अच्छा। जी हाथी कितने का खाना रोज खा जाता है? हाथी का खाना अभी वो 10 किलो आटा का रोटी बनता है 5 ठो, और 5 किलो चावल का मतलब भात बनता है, खिचड़ी रोज खाता है? हाँ। और उसके बाद जो भी पत्ता वत्ता वगैरह सब लाते हैं बाहर से। अच्छा। जी तो इसका देख रेख करने के लिए खर्च कौन देता है? ये देख रेख करने के लिए सब खर्चा यहाँ ही देते हैं। जी आपको भी मिलता है? हमको मिलता है 4,500 रुपये वेतन। अच्छा। जी तो हाथी का इतने में पेट भर जाता है? अब भर जाता है। आपके पास था तो कैसे क्या खिलाते थे? हम लोग भी वैसे ही खिलाते थे। हाँ लेकिन एक जगह बन के ना खा नहीं पाएगा, घूम टहल के खा नहीं सकता, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा भी रहेगा। तो क्या लगता है ये हाथी जो बंधा हुआ है इसको खोल देंगे तो खतरा नहीं करेगा किसी? नहीं ऐसे थोड़ी ना खोला जाएगा कि तो साथ में रह के घुमाना पड़ता है ना। अच्छा, ऐसे खोल देंगे तो ऐसे थोड़ी ना हो। दिक्कत कर हाँ देंगे? जी दिक्कत हुई है। तो ये ऐसा तो नहीं कि हाथी ये पागल है? नहीं पागल वगल नहीं, अब आइड साइड में कहीं भी तार लगा है, कोई भी पत्ता खींच के खाने के टाइम में तार ही पकड़ा गया तो दिक्कत तो यही है। अच्छा। हाँ इसी नाम से ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। तो आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का तुलसीराम सोनकर नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? भदोही जिला के हैं। नेपाल और भारत के बीच सीमाओं को लेकर तानातानी चल रही है। दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो रही है, लेकिन नेपाल और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है इसका जीता जागता उदाहरण है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित नेपाली मंदिर, जहां आज भी मोक्ष प्राप्ति के लिए नेपाली महिलाएं और पुरुष अपनी मृत्यु के लिए आते हैं। सदियों पुरानी इस मंदिर को नेपाल सरकार ने 1943 में पशुपतिनाथ मंदिर का नाम दिया ताकि बनारस में रहने वाले नेपाली नागरिकों को बाबा विश्वनाथ के साथ पशुपतिनाथ का भी दर्शन प्राप्त हो सके। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट, जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु का होता है इंतजार। वाराणसी के गंगा घाट किनारे स्थापित ये नेपाली मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका देख रेख नेपाल सरकार ही करती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1943 में नेपाल सरकार ने कराया ताकि उनके नागरिक यहां आकर इस मंदिर में धर्मशाला मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी वास कर सके। नेपाल और भारत के तनाव के बीच आज भी इस मंदिर में 13 वृद्ध माताएं अपने मौत का इंतजार कर रही हैं। इस बात से बेफिक्र और सीमाओं पर तनाव चल रहा है, लेकिन ये उन्हें उम्मीद जरूर है कि तनाव जल्द खत्म हो जाएंगे। मंदिर के बगल में ही धर्मशाला बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से नेपाल की संस्कृति की झलक है। उसी तरह लकड़ी के बालकनी और खिड़कियां, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बनारस में नेपाल बस गया हो। बालकनी में बैठी ये महिलाएं काशीवास के लिए यहाँ सालों से रह रही हैं। दिनचर्या पूजा पाठ के साथ शुरू होती है और अन्य कामों के साथ बीत जाती है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि उनका प्राण इस पवित्र धरती पर ही निकले, क्योंकि उनका मानना है कि काशी की धरती से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करती हैं। इस मंदिर का पूरा खर्च नेपाल सरकार देखती है। मंदिर और धर्मशाला के लिए बाकायदा पुजारी से लेकर कर्मचारी नियुक्त है, जो सभी नेपाली नागरिक हैं। 1943 में इस मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर का नाम दिया गया और एक शिवलिंग को स्थापित किया गया। तब से आज तक यह मंदिर यहाँ रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए नेपाल और भारत के अटूट रिश्ते को धर्म के मजबूत संगम के डोर से बांधे हुए है। मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि नेपाल के नागरिकों के लिए काशी मुख्य धर्म स्थल है, जहां आज भी नेपाली नागरिक अपने जीवन का अंतिम सांस इस धर्म नगरी में लेना चाहते हैं। नेपाली धर्म ग्रंथों में भी काशी को मुक्ति स्थल बताया गया है। यही कारण है कि सालों से यहाँ ये महिलाएं अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। वहीं नेपाल और भारत के बीच उपजे इस तनाव को ये लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा संबंध मजबूत है,
ये सारे तनाव एक टेबल पर खत्म हो जाएंगे। यानी तनाव बातों से ही खत्म होने की मजबूत उम्मीदें इन्हें हैं। नेपाल और भारत की संस्कृति में ज्यादा अंतर नहीं है। धर्म और वही परंपराएं भी लगभग वही, जिसके कारण भारत का संबंध हमेशा से मजबूत रहा है। ऐसे में सीमाओं को लेकर उपजा ये विवाद इस बात को जरूर बता रहा है कि जब रिश्ते इतने मजबूत हैं, तो इन्हें बिगाड़ने की साजिश भी मजबूती से ही हुई है। पर यह सवाल है कि इस रिश्ते में तीसरे को एंट्री देने का भूल हुआ है कैसे, और अगर ऐसा हुआ भी तो हमने उसे संभाला क्यों नहीं। बहरहाल नेपाल और भारत के नागरिक अब इस उम्मीद में है कि रूठा हुआ भाई फिर मान जाएगा। गुरु जी अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल प्रसाद अधिकारी। वर्तमान में मैं ये जो साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर जो है, इसका मैं महासचिव हूँ। विगत 45 साल से मैं काशी में रह रहा हूँ। काशी में सदियों से ये मंदिर है और यहाँ पे जो माताएं हैं वो आके रहती हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसा है कि काशी जो है, नेपाल और काशी का बहुत ही अटूट संबंध है। नेपाली में एक कहावत है, विद्या हराए काशी जाने, यानी अगर विद्या खो जाए तो काशी जाके विद्या अध्ययन करने चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति, परंपरा, सभ्यता का सारा ज्ञान काशी से ही नेपाल में पहुंचा है। इसीलिए काशी की मान्यता है कि काश्या मरणान मुक्ति, काशी में जिसका शरीर छूटता है उसको भगवान विश्वनाथ जो है राम तारक मंत्र दे करके उसको मुक्त करते हैं और दोबारा जन्म मनुष्य का नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। इसी मान्यता पर विश्वास रख करके अपने धर्मनिष्ठ जो माताएं हैं ये काशी में आकर के रहती हैं। अपना जीवन का अंतिम समय जो है काशी में बाबा के चरण में जो संपन्न हो, यही हमारी मुक्ति हो, इनकी मानसिक क्या नाम है, इच्छा है। ये जो है नेपाली मंदिर के नाम से तो प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते ही हैं। इसके बाद इस बावजूद जो है यहाँ जो काठमांडू में पशुपतिनाथ है, उसी के प्रतिरूप में यहाँ वाराणसी में पशुपतिनाथ का मंदिर है। अब यहाँ की जो है पूजा है, दिनचर्या है, यहाँ भी जो है सो पशुपतिनाथ के हिसाब से हमारे संपादित होती है। 1650 से हमारे यहाँ पूजाएँ होती हैं, सुबह शाम आरती होती, राजभोग होता है। और यहाँ हमारे मंदिर में इस समय 41 आदमी हैं, वृद्ध माताएं हैं, छात्र हैं जो संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आए हैं। इन सबको हम लोग रख करके अपने हिसाब से जो भी इन लोगों को सहयोग बनता है हम लोग करते हैं। आपका हरिप्रिया जी, काशी में क्यों रह रही हैं? काशी में गंगा जी में आके मरने के लिए रह रही हूँ। तो नेपाल छोड़ के काशी में? नेपाल छोड़ के काशी में आई काशी आए तो 45 साल हो गए। वहाँ पशुपतिनाथ जी भी हैं, तो यहाँ विश्वनाथ जी भी हैं। पशुपतिनाथ है। और यहाँ क्या है? यहाँ विश्वनाथ है। यही चीज बताइए, वहाँ पशुपतिनाथ है, यहाँ विश्वनाथ है। विश्वनाथ है। आप बोलिए। अरे हो गया। नाम है आपका? कृष्णा देवी। आप कहाँ से हैं? हम आए नेपाल से। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? अभी रहे हैं, अभी 38 साल हो गया। काशी में क्यों रह रही? नेपाल छोड़ के काशी में क्यों? भगवान बाबा विश्वनाथ बुलाया तब हम आया। उनको मर्जी से हम आ नहीं पाते थे, हमारे भाग में यहाँ बैठने को हो जाता था, होगा उसे आया होगा, बुलाया होगा, है ना। न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल के एडिटर सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि सुप्रिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी को लेकर गलत खबर चलाई। इसके बाद सुप्रिया के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सुप्रिया ने डोमरी गांव की माला देवी के हवाले से वेबसाइट पर एक खबर लिखी। इस खबर में यह बताया गया कि लॉकडाउन में मोदी के गोद लिए गांव में लोग भूखे हैं, लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, जिसके चलते फंगा कसी की नौबत है। खबर छपने के बाद वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। महिला माला देवी के अनुसार सुप्रिया ने न सिर्फ गलत खबर छापी है बल्कि उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाया है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया है कि गांव में राशन कार्ड नहीं बना है। माला देवी के अलावा कुछ दूसरे ग्रामीणों ने भी इस बात की तस्दीक
की है कि गांव में राशन कार्ड नहीं बना है। जी अपना नाम बता दीजिए। माला माला देवी जी क्या करती हैं आप? सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम में, और लॉकडाउन बारे में वो पटकार आई थी, पूछी थी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है, मुझे खाने पीने भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब कुछ पूरा हुआ है। बस फिर भी वो नहीं मेरी बात सुनी। हमने जाने क्या क्या लिखी क्या क्या पढ़ी, मैं नहीं जानती, मैं लिखी पढ़ी भी नहीं। मैं अनपढ़ गंवार में अंगूठा छाप हूँ, कहीं भी अपन पगार भी उठाना होता है तो मैं अपना अंगूठा का छाप लगा के तनख्वाह उठाती हूँ। उन्होंने क्या क्या पूछा था आपसे? ये लॉकडाउन में पूछा आपको 40 दिन में आपका राशन कार्ड बना। मैंने कहा तो नहीं, राशन कार्ड तो नहीं मेरे पास, ये सब पूछा। और फिर बार पूछा खाने पीने का, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं खाने पीने का, सब कुछ हमको खाने पीने के मिलता है, महीने महीना तनख्वाह भी हमको मिलता है। ये सब बात पूछी थी। और मेरे लड़के के बारे में पूछी थी। मेरा लड़का एक ही है, उम्र 18 साल के है। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे एक लड़का, मैं है, और ये हमारी बहन है, हमारी मम्मी है। हमारी मम्मी सरकारी काम करती, रिटायरमेंट है, कुर्सी में उठाती है। एक कमरे का ही घर है आपका? नहीं, मेरा घर इधर नहीं, मेरा घर उधर है सर। हाँ। तो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, उसके बाद आपने FIR लिखवाया है। क्यों FIR लिखवाया, क्या उसमें लिखवाया है आपने? शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये है कि मेरी जाति की, मेरी गरीबी के हर चीज़ को मजाक बना दी। मेरी तस्वीरें हर नेट पर जहाँ जाती हूँ लोग देखते हैं, माला आप हैं जी भैया मैं ही हूँ, आपके बारे में ये सब लिखी पढ़ी है नहीं हूँ मैं अनपढ़ गंवार हूँ। वो लोग पढ़ हम लोग को सुना रहे हैं, सुन के बहुत तकलीफ होता है। तो मेरे हर चीज़ को मजाक बना दी। मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ वहाँ भी हमारे सुपरवाइजर भी मोबाइल में मेरा फोटो वो डाल चुकी हैं, ये सब वो करी हैं। तो अभी आप लोग का राशन कार्ड के लिए कोई संपर्क किया है आप लोग से? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है हम लोग राशन कार्ड के लिए। कोई अधिकारी आया था ये रिपोर्ट छपने के बाद? हाँ आए थे? हाँ। तो क्या बोले? वो कहा बेटा कोई बन जाएगा, चिंता मत कर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो लोग भी हौसला हिम्मत हम लोग को दे रहे हैं। तो ये सच्चाई क्या है? लॉकडाउन में आप लोगों को खाना मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था सर। मिल रहा था? हाँ। ये देखिए, थाना रामनगर पे केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें वहाँ की स्थानीय एक महिला के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों ने उसको पोर्टल पे और सोशल मीडिया पे उसके संबंध में कुछ गलत चीज़ें डाल दी, जिससे उसको डिफेम हुआ। और वो महिला नगर निगम में कार्य करती है, उसके परिवार में और भी लोग नगर निगम में कार्यरत हैं। उसकी इस तहरीर पे थाना रामनगर पे उपयुक्त धाराओं में FIR रजिस्टर कर ली गई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन CO के द्वारा की जा रही है। क्षेत्राधिकारी वहाँ के उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें फैक्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत की जा रही है। सारे जो भी चीज़ें हैं, जो उससे रिलेटेड तथ्य हैं, उनकी जानकारी कर रहे हैं, और जो फैक्ट निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा जी, कहाँ रहती हैं आप लोग? कौन सी बस्ती है? डोमरी गाँव। बस्ती का क्या नाम है? बस्ती का नाम तो नहीं, डोमरी से जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने इसे गोद भी लिया हुआ है इस गांव को। राशन कार्ड की बात की जाए तो आप लोग के पास राशन कार्ड है? नहीं है सर हमारे पास। तो राशन कहाँ से आता है आप लोग का? राशन नहीं आता, वही खरीद के आता है। तो कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? लॉकडाउन में कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? चलता है ऐसे काम धंधा, मजूरी उजूरी करते हैं। हमारे पास तो नौकरी वोकरी है नहीं, ना हमारे पति के पास है, वो तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा चलता है हम लोगों का। तो लॉकडाउन में कोई सहायता वहायता मिला आप लोगों को? हाँ, जो भी सहायता आया था मिला था। प्रधान जी की तरफ से हाँ, आया था? हाँ, प्रधान जी की तरफ से राशन वासन आया था तो मिला था। कोई दिक्कत नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। आप माला देवी के क्या लगते हैं? लड़के लगते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सिर्फ हम 2 माँ बेटे हैं बस। आजीविका कैसे चलती है आप लोग की? कैसे, कौन कमाता है, कैसे आप? हमारी मम्मी कमाती। पहले हम काम करते थे, जब पेट का दर्द हुआ था तो उसमें बैठ गए, फिर काम के लिए बात किए तो अभी काम के लिए सिलसिला चल रहा है हमारी, कल जाएंगे काम पर हम। आपकी माताजी ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ शिकायत की है, क्या शिकायत है उसको? वो जो शिकायत की तो जो झूठा क्लिप छापी थी उसी के लिए शिकायत हुआ था। आप वहाँ मौजूद थे जब महिला पत्रकार आई थी? जी हाँ, वहाँ पर हम मौजूद थे। क्या क्या पूछी थी वो? यही पूछी थी लॉकडाउन के लिए ही विषय में पूछी थी। तो लॉकडाउन के लिए विषय मेरी मम्मी बताई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी मम्मी फिर पूछी राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए विषय में मम्मी बताई हमको, उनको बताई हैं। तो बस यही कुल बात हुआ। फिर क्या लिखी क्या नहीं लिखी ये हम लोग उसके देखे नहीं। फिर ये जाकर क्या 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 लिख कर भेजी नेट पर, ये भी नहीं पता हमको। सुबह पता चला जब
जब दरोगा साहब आए तब हम लोग को पता चलता ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो मम्मी से पूछा गया तो मम्मी बोली ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा है, वो जितना भी झूठा केस साकी है वही, इसलिए मम्मी जो बोली है बस यही बात है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं फिर? अभी यही चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है, गरीबी का मजाक उड़ाई है, तो हम भी चाहते तो कुछ हो। आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? जी हाँ, तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाई हो। तो ये बताइए कि जो महिला पत्रकार आई तो उसके बाद कुछ अधिकारी भी आप लोगों से संपर्क किए होंगे, राशन कार्ड बनाने का कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? जी हाँ, बोले हैं बनेगा राशन कार्ड। और लॉकडाउन में कैसे आप लोगों का खाना पीना? जी जॉब करती थी हमारी, उसी जगह से मम्मी को वेतन मिलता था, उसी में हम लोग मम्मी राशन खरीद कर खिलाती थी हमको। तो कोई दिक्कत हुआ लॉकडाउन में? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। भाई बंद हो गया। सूर्या क्लिनिक नंबर नहीं लग रहा है सर, अभी सर आग लगी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से की बात, सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने पर हुई चर्चा। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के मंडलायुक्त मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी सहित कई बड़े अधिकारियों और विधायकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र का हाल जाना। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना काल में किस तरीके से मेडिकल को सारी सुविधाएं मिले और बढ़ते कोरोना के पेशेंट को देखते हुए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी बातचीत की। वहीं वाराणसी के चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खास बात यह रही कि अपने सांसद क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में शामिल पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि पीएम हमेशा काशी के विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं और शहर में कोरोना की स्थिति को लेकर भी चर्चा कर रणनीति बनाई गई, जिसका मार्गदर्शन उन्होंने किया है। नीलकंठ तिवारी ने यह भी बताया कि सेवापुरी के मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने पर भी पीएम ने चर्चा की और 2 से ढाई घंटे तक चले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। देखिए, कोई निर्णय की बात नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वाराणसी के सभी पक्षों के विकास को लेकर के मार्गदर्शन देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। उसी क्रम में बातचीत किया प्रधानमंत्री जी ने और हमेशा हर महीने 2 महीने के बाद उनके द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्राइटेरिया पर इस पर चर्चा किया जाता है, लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है और कार्य कराया जाता था। क्या सुझाव दिया उन्होंने? पूरी तरह से विकास कार्यों के प्रति उन्होंने संतुष्ट व्यक्त किया और साथ ही सेवापुरी और अन्य जो सेवापुरी को एक मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का भी उन्होंने ऐसा करके मार्गदर्शन। कोरोना काल में मंदिर के बारे में क्या कहा? विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की भी प्रगति, हर विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा किया और काफ़ी संतुष्ट थे और हमेशा करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के नवनिर्माण कह लीजिए, काशी को चमकाने के भाव को लेकर के हमेशा उनके द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग फोरम पर बैठ के की जाती हैं। कितनी देर बात किया उन्होंने? कितनी देर? 2-2.5 घंटे लगभग उन्होंने समीक्षा किया। थैंक यू। सवालों के
देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोले